Good morning, dear students. Today our topic is aromaticity and Hockle rule. Aromaticity is the property of cyclic, conjugated, planar molecule or compounds that possess the unexpected higher stability due to the delocalization of the pi electrons. फिर से एक्सप्लेन कर दूं प्यारे बच्चों. Aromaticity is the property of cyclic, conjugated and planar molecules or compound that possess the higher या कहें हम unexpected या more stability due to the delocalization of the electrons. तो ये आपका इसको हम डिफरेंट एग्जाम्पल लेके एक्सप्लेन करती हूँ मैं अभी आपके लिए. डिलीट हो गया. डिलीट हो गया. अच्छा, सारा डिलीट हो गया ना. हाँ. तो इसमें डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग. टुडे आवर टॉपिक इज एरोमेटिसिटी एंड Hockle rule. Hockle rule. Aromaticity is the property of cyclic, planar and conjugated molecule or compounds those possess the unexceptional stability due to the delocalization of of
the pi electrons is called the aromaticity. फिर से एक्सप्लेन कर दूं. Aromaticity is the property of cyclic, planar and conjugated molecule or compounds. Those possess the unexceptional stability due to the delocalization of the electrons. And now अब मैं आप लोगों को डिफरेंट एग्जाम्पल देके एरोमेटिसिटी को बताऊंगी कि साइक्लिक, प्लेनर और कॉन्जुगेटेड कंपाउंड्स में कैसे हम एरोमेटिसिटी को एक्सप्लेन करेंगे. बच्चों, इसके लिए सबसे पहला एग्जाम्पल, सिंपलेस्ट एग्जाम्पल है बेंजीन. बेंजीन देखिए डिलोकलाइजेशन कैसे. दीज आर द पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड शिफ्ट या डिलोकलाइज एंड डी रिप्रेजेंट इन दिस मैनर. आपका शिफ्ट ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है कहाँ पर शिफ्ट हुए? इस पोजीशन पर, और यहाँ से यहाँ. एंड फाइनली वी राइट द बेंजीन इन दिस वे. ये फिर से गायब हो गया. ये डिलीट कर दिया. डिलीट क्या? ये फिर कैसे करना होता है डिलीट? पहले कोई एक मिनट स्टॉप कर दो. ये तो रिटेन हो जाए. गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों. टुडे आवर टॉपिक इज एरोमेटिसिटी एंड फोकल. Aromaticity is the property of cyclic, conjugated and planar molecule or compounds that possess the unexpected higher stability of the compound due to delocalization of the pi electrons. And aromaticity फिर से एक्सप्लेन कर दूं. Aromaticity is the property of the cyclic, conjugated and planar molecules or compound that possess the unexpected higher stability due to the delocalization of the pi electrons. Now I explain about the delocalization of the electron by taking an example of the benzene. Simplest example, benzene.
this is the delocalization of the electrons, pi electrons, shifting of the electrons. यानी कि दिस इज द, ये बेंजीन है, बेंजीन में जो डबल बॉन्ड है, दिस इज ओनली हाइपोथेटिकल. एंड फाइनली वी एक्सप्रेस ओवरऑल बेंजीन इन दिस मैनर. These are the pi electrons. So this is the benzene is, ये बेंजीन है. देखिए कैसे है, साइकिल है, साइक्लिक है, एक ही प्लेन में सारे मॉलिक्यूल हैं. कैसे है मैं अभी एक्सप्लेन करूंगी इनको ऑर्बिटल थ्योरी के द्वारा. दूसरा है आपका कॉन्जुगेटेड. कॉन्जुगेटेड मीन्स डबल सिंगल डबल सिंगल, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल. तो जब डबल सिंगल होंगे दैट इज कॉल्ड कॉन्जुगेटेड सिस्टम. एक ही साइकिल में है, साइकिल है, तो तीनों कंडीशन बच्चों फुलफिल होती है. साइक्लिक भी है, कॉन्जुगेटेड भी है और एक ही प्लेन में है. इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, एक ही प्लेन में है तो मैं दिस आई विल एक्सप्लेन दिस बाय द ओवरलैपिंग ऑफ द ऑर्बिटल्स. हाउ, कैसे, देखिए ये बेंजीन है, in the benzene all carbons are sp2 hybridized. कैसा हाइब्रिडाइजेशन है, sp2. और sp2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा, एक ही प्लेन में होंगे ऑर्बिटल्स. ये देखिए जैसे ये बेंजीन है तो हम इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे, इसी का प्रेजेंटेशन. दिस वन एंड अल्टरनेशन में डबल सिंगल एंड डबल सिंगल एंड डबल. और पाई बॉन्ड होते हैं आपके बनाना शेप में होते हैं, तो ओवरलैपिंग ऊपर नीचे दोनों जगह. तो ये कैसा बॉन्ड बन गया, पाई बॉन्ड. दिस इज सिग्मा बॉन्ड एंड दिस इज पाई. पाई पाई एंड सिग्मा एंड सिग्मा. टच करते हैं, नहीं कुछ नहीं है. नीचे करना इसको, ऊपर तो नहीं चला गया, नहीं हाथ से खींच के. ये कुछ हुआ था अभी, एकदम से जब चला गया ना, ये तो अपना आप कैसे चला गया. पंखा सर को बुलाता हूँ है ना. मैं ये टच हुआ, कुछ हुआ तो था, मुझे हो सकता है ये ऐसा हुआ. हाँ कुछ हुआ है, टच ये हुआ से हुआ है, ये टच हो गया है, टच से ही हुआ है. कोई बात नहीं, फिर से. हाँ चलो कोई बात नहीं, फिर से करते हैं. हाँ. अब मैं लिखूंगी नहीं. 2 बजे के बाद ही तो मार्कशीट मिलेगी, उससे पहले कुछ नहीं है. तो ये हाँ ठीक, सीधी सी बात. ये ऐसा टच हो गया. चलो अब की बार लिखूंगी नहीं, वो मैं touch सीधे हुआ. एक्सप्लेन करती हूँ. कुछ करना तो टच हुआ है. मैं बताऊँ आपको, आप इतना कुछ न लिख के, हाँ लिखूंगी नहीं, खाली एक टॉपिक लिख के छोड़ दीजिए और टॉपिक पे ही आपको पढ़ते चले जाइए. हाँ ऐसे ही कर रही हूँ, अब लिखूंगी नहीं. वो या 3-4 लाइन है. या तो लिखने का काम हो, हाँ. या तो कोई पीडीएफ है आपके पास, उसको खाली एक्सटेट करते चले जाइए. अरे ना ऐसे ना, पीडीएफ तो मैं बनाती, मुझे आती नहीं ऐसे बनानी. पीपीटी ना. हाँ ना. अच्छा अब मैं लिखूंगी नहीं, अब ऐसे ही बोल दूँ. टॉपिक तो लिख दो आप. स्टार्ट कर दे. नहीं तो कोई बात नहीं है, रिकॉर्डिंग को हम जोड़ देंगे ना. जोड़ देना इसको. हाँ टाइम लगेगा, लेकिन मैम जोड़ कई उसमें हो चुके हैं ये मेरा. एरोमेटिसिटी, delocalization of pi electrons.
These are the p orbitals in the plane of the benzene. Double, single and double. Now p orbital in the plane this is the delocalization of the electrons by overlapping, and this is overall overlapping of the orbitals to explain the delocalization of the electrons this is the delocalization of the electrons in the benzene ring. ये बेंजीन रिंग है और इसमें आपके p ऑर्बिटल्स हैं, ये एक ही प्लेन में है, ये एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं। जो बेंजीन को हम इस तरह की फॉर्म में दिखाते हैं, उसका ही प्रेजेंटेशन है ये बाय टेकिंग द sp2 ऑर्बिटल्स। ठीक है बच्चों, तो ये है आपका डीलोकलाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। अब now we take Hockel rule. What is Hockel rule and what is the role of to determine what is the role of the Hockel rule to determine the aromaticity of the different compounds? So Hockel rule क्या है? Hockel rule is the set to explain or to determine the aromaticity of the different compound, and that is Hockel rule expressed by the 4n plus 2 pi electrons, where n is n equal to 0, 1, 2, 3 and so on. n is any integer value, आपकी कोई भी पूर्णांक है। अब कैसे एक्सप्लेन करेंगे एरोमेटिसिटी के लिए हॉकल रूल को? We take different examples. When n equal to 0, जब 0 होगा तो वैल्यू क्या होगी? 4n into 0 plus 2 pi that is equal to 2 pi। यानी कि ऐसा सिस्टम जो प्लेनर हो, कॉन्जुगेटेड हो, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो, तो कैसा होगा? एरोमेटिक इन नेचर। एग्जाम्पल है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ द स्मॉलेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द एरोमेटिक कंपाउंड। देखिए 3 कार्बन है, डबल बॉन्ड है। अब बात है कॉन्जुगेशन की कि इसके कॉन्जुगेशन प्लेनर है और दूसरा इसके कॉन्जुगेशन में डबल बॉन्ड कौन सा हुआ? तो 2 पाई है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए ना। बात आती है कॉन्जुगेशन की, तो कॉन्जुगेशन कैसे एक्सप्लेन करोगे? बाय डीलोकलाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। देखिए इसके कॉन्जुगेशन में आपका ये पॉजिटिव चार्ज है जिसकी वजह से ये मूव करेगा। कैसे? ऐसे, ये यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आया, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आए, एंड अनदर कंडीशन this one, and delocalization of pi electrons here and here, positive charge here.
तो सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही है, हॉकल रूल फॉलो कर रहा है, यानी कि 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। सेकंड है आपका प्लेनर है इसीलिए आपका ओवरलैपिंग हो रही है। दूसरा कॉन्जुगेशन किसके साथ में है, कैटायन के साथ में, तो कॉन्जुगेशन भी है। और तीसरी कंडीशन है साइक्लिक। कौन कौन सी कंडीशन हो गई, साइक्लिक हो गया, प्लेनर हो गया, कॉन्जुगेशन हो गया, और एंड ऑल्सो फॉलो द हॉकल रूल। तो दिस इज एन स्मॉलेस्ट एग्जांपल ऑफ द हॉकल रूल। अनदर एग्जांपल, when n equal to 1, अगर n के बराबर 1 हो तो हम कैसे एरोमेटिसिटी को एक्सप्लेन करेंगे, 4 into 1 plus 2 pi and that is equal to 6 pi। और 6 pi का एग्जांपल हम अभी ऑलरेडी देख चुके हैं, फिर भी मैं बता देती हूँ। ये है आपका बेंजीन, 6 पाई का दूसरा एग्जांपल। डीलोकलाइजेशन देखिए इस तरह से, तो कैसे शिफ्टिंग हो गई इलेक्ट्रॉन्स की, इस तरह से। दीज आर द कैनोनिकल फॉर्म और डीलोकलाइज्ड स्ट्रक्चर ऑफ द बेंजीन। तो इनमें कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 6 पाई। तो ये देखिए इसको फॉलो कर रहा है 6 पाई, साइक्लिक है, प्लेनर है, और तीसरा क्या है आपका, कॉन्जुगेशन है। तो एरोमेटिसिटी की जो सारी कंडीशंस हैं वो फुलफिल हो रही हैं। तो समझ में आ गया होगा कि एरोमेटिसिटी और हॉकल रूल दोनों ही आपके एक दूसरे से रिलेटेड हैं। एरोमेटिसिटी की जो 3 कंडीशंस हैं उसमें ही एक कंडीशन आपके हॉकल रूल वाली भी है। अब इसके साथ साथ मैं एक और मैं बच्चों बता देती हूँ आप लोगों को एक चीज। देखिए कितनी कंडीशंस हो गई, साइक्लिक, प्लेनर एंड कॉन्जुगेटेड एंड ऑल्सो फॉलो द हॉकल रूल। एक कंडीशन और है, वो कंडीशन क्या है, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक। 4 कंडीशन, 5th कंडीशन है आपकी एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यानी कि जो कंपाउंड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देते हैं वो भी क्या होते हैं, आपके एरोमेटिक्स होते हैं। यानी कि एरोमेटिक्स की एक करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यानी कि जैसे आपका ये बेंजीन है, अगर आपका ये इलेक्ट्रोफाइल कौन कौन से हैं, नाइट्रोनियम आयन है, और से रिएक्शन करके अब बनाता है नाइट्रोबेंजीन। यह है आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड दिस इज ऑल्सो द करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द एरोमेटिक कंपाउंड। यानी कि अगर इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन हो रही है तो आप ये मान के चलिए कि वो कंपाउंड कैसा होगा आपका, 99% कैसा होगा, एरोमेटिक इन नेचर। अब तो समझ में आ गया होगा कि एरोमेटिसिटी और हॉकल रूल में क्या रिलेशन है और हमारे एरोमेटिक कंपाउंड्स की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं। मैं फिर से आपको एक्सप्लेन एक बार से रिमाइंड करा देती हूँ। देखिए क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, साइक्लिक हो, प्लेनर हो और कॉन्जुगेटेड सिस्टम हो, हॉकल रूल को फॉलो करता हो एंड ऑल्सो गिव द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अगर वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस दे रहा है तो वो कैसा होगा आपका, एरोमेटिक इन नेचर। अब बच्चों मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स में क्या अंतर है। देखिए फर्स्ट है आपका एरोमेटिक एंड दिस also explain with the help of the different examples. Aromatic number 1,
दूसरा है आपका एंटी aromatic, and third one is non aromatic. सबसे पहले मैं बताती हूँ एरोमेटिक, जो हम बहुत सारा डिटेल में पढ़ चुके हैं, वही सारी प्रॉपर्टीज हैं। नंबर 1 ए साइक्लिक, बी कॉन्जुगेटेड, सी प्लेनर, डी follow Hockle rule, follow Hockle rule. एंड लास्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी थर्मोडाइनेमिकली स्टेबल, थर्मोडाइनेमिकली स्टेबल. And another property is it also possesses the electrophilic substitution reactions. Electrophilic substitution reaction. तो these are the characteristics of the aromatic compound. समझ में आया? साइक्लिक हो, कॉन्जुगेटेड हो, प्लेनर हो, फॉलो द हॉकल रूल को फॉलो करते हो, एंड थर्मोडाइनेमिकली स्टेबल हो, और लास्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को भी रिप्रेजेंट करते हो. ऐसे अगर गुण किसी भी कंपाउंड में है तो 100% वो आपका कैसा होगा? एरोमेटिक इन नेचर. सेकेंड आता है एंटी एरोमेटिक. देखिए एंटी एरोमेटिक साइक्लिक भी हो, एग्जाम्पल आपको बता ही चुकी हूँ, फिर भी बता देती हूँ. बेंजीन है, पायरोल है, फ्यूरेन, थायोफिन एंड सो ऑन, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं. एंटी एरोमेटिक देखिए क्या होगा? एंटी एरोमेटिक के कैरेक्टरिस्टिक्स ए, ये साइक्लिक भी होंगे, बी कॉन्जुगेटेड भी, सी प्लेनर भी होंगे, बट दे आर थर्मोडाइनेमिकली अनस्टेबल एंड नॉट फॉलो द हॉकल रूल. नॉट फॉलो हॉकल रूल. एंड ई थर्मोडाइनेमिकली जो स्टेबल है, ये अनस्टेबल है. अनस्टेबल. तो कितना अंतर है देखिए इसमें, ये हॉकल रूल को फॉलो नहीं करते और आपका थर्मोडाइनेमिकली अनस्टेबल होते हैं. इनका मैं एग्जांपल बताती हूँ अभी आपको. एग्जांपल है साइक्लोब्यूटीन, साइक्लोऑक्टाटेट्राईन. इनमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 और 2 4, 2 4 6 8, 8 पाई इलेक्ट्रॉन. जबकि हॉकल रूल फॉलो कौन कौन से करता है? 2 6 10 एंड 14. अगर इतने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स, अगर इतने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं अगर भी किसी भी साइक्लिक प्लेनर कंपाउंड्स में, तो वो क्या होगा? हॉकल रूल फॉलो करेगा. लेकिन ये साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेटेड भी है, बट नॉट फॉलो द हॉकल रूल. कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं? 4 पाई एंड 8 पाई. 4 पाई एंड 8 पाई कहीं नहीं आते.
यानी कि ये कौन सा रूल को फॉलो करता है, 4n पाई। तो दिस इज नॉट द हॉकल रूल। तो आपके ये कैसे होंगे, ये सारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो किस में आएंगे, आपके एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स। लास्ट आपका आता है नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स, देखिए इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये इन किसी भी कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो नहीं करते। ना तो आपके ये साइकिल में भी साइक्लिक हो सकते हैं, कॉन्जुगेशन नहीं होगा, प्लेनर हो सकते हैं, और आपके किसको हॉकल रूल को फॉलो नहीं करते, और थर्मोडाइनेमिकली स्टेबल और अनस्टेबल, किसी भी चीज़ को ये फॉलो नहीं करते। तो इस टाइप के जो भी कंपाउंड्स होंगे वो कैसे होंगे, नॉन एरोमेटिक। इसका एग्जांपल मैं बताती हूँ आपको। साइक्लोहेक्साडाइईन, साइक्लोहेक्सा 1,2-diene. This is an example of the non-aromatic compounds, और ये इसके किसी भी कैरेक्टरिस्टिक्स को ये फॉलो नहीं करते हैं। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि एरोमेटिक कंपाउंड क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, जिनको मैंने डिफरेंट एग्जांपल लेके अभी आपको पूरा एक्सप्लेन किया है। अब देखिए ये तो सारी प्रॉपर्टीज हो गई, इसके अलावा कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज भी होती हैं जिनके माध्यम से हम एरोमेटिक कंपाउंड्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज, to explain the aromaticity. जो एरोमेटिसिटी के फेवर में काम करती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज टू एक्सप्लेन द एरोमेटिसिटी। तो इसके लिए मैं 3 प्रॉपर्टीज को आपको एक्सप्लेन करूंगी, बहुत सिंपल है, आप सभी जानते हैं। बॉन्ड लेंथ, बहुत छोटे छोटे एग्जांपल देके बहुत इजीली आपको एक्सप्लेन करूंगी। बॉन्ड लेंथ, दूसरा है आपका बॉन्ड लेंथ के अलावा रेजोनेंस एनर्जी, और तीसरा है इफेक्ट इन फेवर ऑफ द एरोमेटिक रिंग, दैट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड करंट, ये 3 ऐसी प्रॉपर्टी हैं जो एरोमेटिक कंपाउंड के फेवर में आपको कार्य करती हैं। तो इनको 1 by 1 मैं विद एग्जाम्पल एक्सप्लेन करूंगी। नंबर 1 है बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ GTH। देखिए कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ कितनी है, कार्बन कार्बन एक्सप्लेन करूंगी मैं कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ से। नंबर 1 है बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ, देखिए कार्बन कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ आती है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, दैट इज इक्वल टू 1.36, और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है दैट इज 1.41। अगर हम बेंजीन रिंग का कार्बन लें तो ना तो वो डबल होता है ना सिंगल होता है। हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, कार्बन
एंड कार्बन। तो इसकी बॉन्ड लेंथ कितनी होगी? 1.39, यानी कि इन दोनों का मिडल होती है। तो ये तो ना तो डबल बॉन्ड है ना ही सिंगल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड की कितनी है 1.36, सिंगल की कितनी है 1.41, और ये इन दोनों की मिडिल है 1.39। तो ये क्या रिप्रेजेंट करती है कि जो कार्बन जो बेंजीन में जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हम शो करते हैं वो ना तो सिंगल बॉन्ड है ना ही डबल बॉन्ड है। तो ये क्या शो करती है कि इलेक्ट्रॉन्स आपके डीलोकलाइज्ड होते हैं, एक ही जगह पे कांस्टेंट नहीं रहते। तो ये तो हुआ पहला फैक्टर। अब आता है दूसरा फैक्टर। दूसरा फैक्टर है आपका सेकेंड फैक्टर इज रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस एनर्जी, देखिए रेजोनेंस एनर्जी क्या है? इट इज द डिफरेंस बिटवीन द it is the difference between the energy of the actual molecule and the energy of the more stable canonical form। इन दोनों की एनर्जी के बीच में जो जितना डिफरेंस होगा वो उसकी रेजोनेंस एनर्जी होगी, और जितनी ज़्यादा रेजोनेंस एनर्जी होगी उसका स्टेबलाइजेशन उतना ही ज़्यादा होगा। इसके लिए मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। इसके लिए एग्जांपल है आपकी जो एनर्जी डिफरेंस है, अगर हम बेंजीन के लिए निकालें तो 85.8 माइनस 49.8 दैट इज इक्वल टू 36 किलो कैलोरी पर मोल। यानी कि अगर हम कैलकुलेट करें हीट ऑफ द हाइड्रोजिनेशन, आपके बेंजीन की हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन एंड हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन ऑफ द साइक्लो 1,2-डाइहेक्सीन, साइक्लोहेक्सीन 1,2-डाइएन, इन दोनों का जो हीट ऑफ द हाइड्रोजिनेशन अगर हम कैलकुलेट करें तो आपकी साइक्लोहेक्सीन की कितनी आएगी 85.8, और बेंजीन के लिए कितनी आती है 49.8। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज 36 किलो कैलोरी पर मोल, और इसको हम कहते हैं रेजोनेंस एनर्जी। जितनी ज़्यादा रेजोनेंस एनर्जी होगी या जितना ज़्यादा इनका डिफरेंस होगा मॉलिक्यूल उतना ही स्टेबल होगा। तो दिस इज ऑल्सो दिस इज द फैक्टर ऑल्सो इन द फेवर ऑफ द एरोमेटिसिटी। ये भी एक्सप्लेन करता है कि एरोमेटिक कंपाउंड्स स्टेबल होते हैं और उनकी स्टेबिलिटी को हम रेजोनेंस एनर्जी में जो डिफरेंस होता है उसके बेस पर एक्सप्लेन करते हैं। एंड लास्ट फैक्टर है आपका इंड्यूस्ड करंट। बहुत इंपॉर्टेंट है इंड्यूस्ड करंट। ये भी आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी है और हम इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। देखिए बेंजीन में लूजली बाउंड पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बेंजीन में क्या होते हैं लूजली बाउंड पाई इलेक्ट्रॉन्स। This is your benzene and it contain loosely bound electrons in the sp2 orbitals. These are the loosely bound pi electrons and these electrons circulate in this manner. बेंजीन के चारों तरफ ये क्या करते हैं मूवमेंट करते हैं लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन, एंड दे इंड्यूस द करंट
ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, सर्कुलेटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये करंट को प्रोड्यूस करते हैं, इंड्यूस करते हैं। और जब हम कोई भी और इसको हम कहते हैं इंड्यूस्ड, एंड दे आल्सो प्रोड्यूस दीज इंड्यूस्ड इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस द इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। दे प्रोड्यूस्ड इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। अब जब हम इस तरह का कोई भी कंपाउंड हो जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है, अगर वहां पर हम बाहरी यानी कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, अगर हम बाहर से कोई भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एंड इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड दे इंटरेक्ट टू ईच अदर, ये एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। इनके दो तरीके होते हैं, एक तो सेम डायरेक्शन में अगर इनकी इंटरेक्शन हो, और दूसरा होता है अपोजिट डायरेक्शन में इंटरेक्शन हो। तो जो इंड्यूस्ड करंट का जो ये एग्जांपल है कि इस तरह से करंट बनता है, दिस इज ऑल्सो इन द फेवर, दिस इज द फैक्टर इन फेवर ऑफ द एरोमेटिक कंपाउंड्स। अगर इसको हम डिटेल में अगर चर्चा करें इसकी, तो ये एनएमआर के अंदर एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में चला जाता है। इन दोनों की जो इंटरेक्शन होती है वो उसका बेस बनती है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। इस एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी जिसको कि हम एमआरआई में भी यूज़ करते हैं, तो ये डिफरेंट टॉपिक हो जाएगा, तो इसको हम यहीं फिनिश करते हैं। इंड्यूस्ड करंट ऑल्सो इन द फेवर ऑफ द एरोमेटिक कंपाउंड, इनके फेवर में आपका ये काम करता है। तो एक बार आज जो मैंने टॉपिक पढ़ाया है एरोमेटिसिटी एंड होकल रूल, मैं बच्चों एक बार फिर से बहुत ही शॉर्ट में 1 मिनट में पूरा एक्सप्लेन करती हूँ, उसको समझना। एरोमेटिसिटी क्या है? आपके साइक्लिक, कॉन्जुगेटेड और प्लेनर कंपाउंड्स को एक्सप्लेन करने के लिए हम यूज़ करते हैं, जिसमें आपका होकल रूल है, और जिनके डिफरेंट एग्जाम्पल मैंने आपको लिए, आपके लिए समझाए कि कैसे साइक्लिक, प्लेनर, कॉन्जुगेटेड एंड होकल रूल को फॉलो करने वाले एरोमेटिसिटी को एक्सप्लेन करते हैं। इसके अलावा एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स भी बताए विद एग्जाम्पल। उसके बाद में ये तीन आपको मैंने एग्जाम्पल एक्सप्लेन किए फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के, जो हमारे एरोमेटिक कंपाउंड्स के फेवर में कार्य करती हैं। उसमें बॉन्ड लेंथ को बताया, रेजोनेंस एनर्जी को बताया, और तीसरा था इंड्यूस्ड करंट। ये तीनों फैक्टर्स जो आपने अभी पढ़े सुने, ये भी किसके फेवर में वर्क करते हैं? आपके जो इस तरह के प्लेनर कंपाउंड्स हैं, कॉन्जुगेटेड हैं, या आपके होकल रूल फॉलो करते हैं, उनकी एरोमेटिसिटी को कैसे एक्सप्लेन किया जाए। तो दिस इज़ ऑल अबाउट, आज के चैप्टर के बारे में काफ़ी हो गया, एरोमेटिसिटी एंड द होकल। थैंक यू बच्चों।